नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट सीक्रेट्स। दिवाली के बाद हम एक नवंबर सीरीज में एंट्री कर चुके हैं और दिवाली के बाद निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या व्यू हो सकता है आज हम वो डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं निफ्टी से। तो अगर आप बहुत दिनों से ऑब्जर्व कर रहे गए, निफ्टी एक चैनल में ही ट्रेंड कर रहा है। 17,800 और नीचे 17,650 के बीच निफ्टी में ऑलमोस्ट निफ्टी ऊपर खुलता है और 17,650 का सपोर्ट लेके ऊपर जाता है। वर्ल्ड मार्केट्स की स्थिति बेहतर होने के बाद भी निफ्टी, एसजीएक्स निफ्टी या डाउ जोन्स जिस लेवल पे निफ्टी खुलना चाहिए उस लेवल पे निफ्टी नहीं खुल रहा है। रोज हम देख रहे हैं कि निफ्टी फ्यूचर 17,900 18,000 के अराउंड दिखते हैं, लेकिन निफ्टी जब खुलता है तो वो 17,700 और 17,800 के बीच ही होता है। अगर आप देखोगे यहाँ पे 2-3 दिनों से सेम पोजीशन था 17,700 और 17,800। तो फिलहाल जो रेजिस्टेंस था निफ्टी के लिए अक्टूबर सीरीज के लिए वो 17,800 और 18,000 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था। अभी नवंबर सीरीज के लिए मुझे लगता है दिवाली की छुट्टियां खत्म हो गई है तो लिक्विडिटी बढ़ेगी। तो जो भी शॉर्ट पोजीशंस है, जो कॉल शॉट्स किए हुए हैं, वो बहुत सारे लोग जैसे ही निफ्टी इसके ऊपर जाना चालू होगा तो बहुत सारे लोग अ, उसमें फंस सकते हैं और एक शॉर्ट कवरिंग रैली मुझे एक्सपेक्टेड है। तो ये जो अपना पहला टारगेट है 18,100 का, ये जल्द ही हमें दिखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन जो कैंडल का टॉप है वो 18,100 है। तो ये पहला हमारा टारगेट रहेगा। दूसरा हमारा टारगेट 18,000, ये टॉप रहेगा 18,300 का। तो अगर हम इस चार्ट को ऑब्जर्व करते हैं तो बहुत सारे लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करते हैं, तो उसमें मैं डेली अपडेट देने की कोशिश करता हूँ। वर्ल्ड मार्केट्स जब खराब थे तभी भी निफ्टी ने अपना लो जो था 17,500 का वो ब्रेक नहीं किया था, जबकि डो जोन्स, नैस्डैक और बाहर के मार्केट्स में बहुत सारी गिरावट थी। इवन एशियन मार्केट्स में हैंगसेंग, चाइना मार्केट, बहुत सारे मार्केट्स डाउन थे, फिर भी निफ्टी अपना 17,500 का लो ब्रेक नहीं कर रहा था। वही एक इंडिकेशन था कि निफ्टी नीचे नहीं जाना चाहता। और ये जो पैटर्न बना है, ये जो पैटर्न यहाँ पे बना था, उसका जो नेकलाइन था वो 17,400 था। तो 17,400 के नीचे निफ्टी नहीं गया, वर्ल्ड मार्केट में प्रेशर होने के कारण भी वो सबसे बढ़िया बात थी। इस नेकलाइन के नीचे निफ्टी नहीं आया, वो सबसे अच्छी बात थी। तो अगर शॉर्ट टर्म में देखेंगे तो निफ्टी बुलिश है। सो आप देख सकते हैं कि निफ्टी 17,400, 17,500 के नीचे नहीं गया। ये एक अच्छा संकेत था हमारे लिए और जल्द ही निफ्टी इस रेंज को ब्रेक करके ऊपर जाने की कोशिश करेगा। शॉर्ट टर्म में निफ्टी बुलिश है और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी मेरे हिसाब से निफ्टी अभी भी बुलिश है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो लो बन रहे थे उसके बाद निफ्टी ने एक हायर लो बनाया है। ये लो को पकड़ के अगर हमें और एक ट्रेंड लाइन निकालते हैं तो ये वाली ट्रेंड लाइन, तो ये निफ्टी के लिए बहुत बड़ा सपोर्ट का काम करेगी। और जब तक हम इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है तब तक निफ्टी बुलिश है। और मुझे लगता है कि अभी दिसंबर तक, क्रिसमस तक लिक्विडिटी मार्केट में अच्छी रहेगी। तो ऐसा पकड़ के चलते हैं कि फर्स्ट वीक दिसंबर या सेकंड वीक दिसंबर तक लिक्विडिटी अच्छी रहेगी। तो हमें हमारे जो टारगेट्स है 18,300 और जो हाई बनाया हुआ है निफ्टी ने अभी तक 18,600 का,
वो दिसंबर तक शायद ब्रेक हो सकता है, और दिसंबर के बाद वापस थोड़ा सा लिक्विडिटी कम होना चालू होगा। जनवरी के बाद वापस थोड़ा सा लिक्विडिटी बढ़ता है, बजट का सेशन होगा, उसके बाद शायद बैंक निफ्टी अगेन निफ्टी और बैंक निफ्टी को शायद सपोर्ट मिल सकता है बजट से। तो फिलहाल हम दिसंबर तक अपना व्यू रखते हैं, दिसंबर तक हमारे लिए निफ्टी बुलिश है। एक बार बैंक निफ्टी देख लेते हैं, और अगर किसी ने पोजीशन ली हुई है तो उसके उनके लिए स्टॉप लॉस 17,500 का रहेगा। 17,500 और 600, तो मेरे ख्याल से 17,500 जिन्होंने भी लॉन्ग पोजीशन क्रिएट की हुई है उनके लिए स्टॉप लॉस निफ्टी में 17,500 का रहेगा। और ऊपर की साइड में अगर आप मुझे बोलोगे तो टारगेट 18,300 का रहेगा, वो भी हम एक स्टॉप लॉस की तरह यूज करेंगे। जिन्होंने पोजीशन अभी क्रिएट की हुई है लॉन्ग पोजीशन निफ्टी में, वो 18,300 और 18,200 के अराउंड अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। हम 18,300 के बाद वापस एक व्यू लेंगे कि निफ्टी ऊपर जाएगा कि थोड़ा करेक्शन उसमें एक्सपेक्टेड है। निफ्टी बैंक देखेंगे, जैसे कि पिछले वीडियो में कहा था निफ्टी बैंक अपने ऑल टाइम हाई को हिट करेगा, तो मेरे ख्याल से वो टारगेट तो ऑलरेडी अचीव हो चुका है निफ्टी बैंक में, जो कि एक अच्छी लेवल थी। वहां पे थोड़ा अभी करेक्शन एक्सपेक्टेड है, यहाँ पे मार्केट थोड़ा साइडवेज कंसोलिडेशन जोन में रहेगा। अगर इस चैनल में निफ्टी बैंक आपको मिलता है 40,000 के ऊपर और 40,400 के अराउंड, हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 40,000 का। और अगर बैंक निफ्टी 40,400 के अराउंड मिलता है तो मुझे लगता है बैंक निफ्टी में भी लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है। अगर आप यहाँ पे देखोगे एक बढ़िया कप बन चुका है, मुझे लगता है यहाँ पे एक हैंडल इस तरह से बनेगा और उसका ब्रेकआउट मिलेगा। और अगर हम देखेंगे कि जो पैटर्न बैंक निफ्टी और निफ्टी बना रहा है वो बहुत ही बढ़िया पैटर्न बना रहा है। और वॉल्यूम के हिसाब से अगर हम देखेंगे, वॉल्यूम अपडेट नहीं हो रहा है निफ्टी में भी, एक बार देखते हैं। अगर आप खुद से कर सकते हैं तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में एक बढ़िया वॉल्यूम परसों के दिन भी था। नीचे जाने के बाद भी निफ्टी की क्लोजिंग ग्रीन हुई है, इसका मतलब एक आप यहाँ पे देख सकते हैं एक बढ़िया वॉल्यूम मिला है निफ्टी को। बहुत दिनों के बाद इतना वॉल्यूम मिला है, तो यही इंडिकेशन है निफ्टी में कि निफ्टी अभी फिलहाल बुलिश है। निफ्टी बैंक में वॉल्यूम अपडेट नहीं हो रहा है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे एक बढ़िया कप एंड हैंडल पैटर्न निफ्टी बैंक बना रहा है। तो जैसे ही यहाँ पे 40,400 के अराउंड निफ्टी बैंक आता है तो हम उसमें एक बढ़िया पोजीशन बना सकते हैं। ऑप्शन चेन के डेटा के हिसाब से अगर आप देखोगे तो जैसे कि हम डिस्कस करते हैं, कॉल साइड जो होती है वो हमें रेजिस्टेंस बताता है, पुट साइड जो होती है वो हमें सपोर्ट बताता है। अगर 3 नवंबर की अभी सीरीज देखेंगे तो जो सबसे बड़ा ओआ है वो 17,800 और 18,000 के बीच है। तो आप देख सकते हैं कि अगर निफ्टी थोड़ा भी 18,000 के अराउंड ट्रेड करना चालू कर देगा तो ये जो 17,800 वाले जो कॉल राइटर्स है वो अपनी पोजीशन ये करना चालू करेंगे, शॉर्ट कवरिंग करना चालू करेंगे। तो शॉर्ट कवरिंग रैली निफ्टी में आ सकती है, वो निफ्टी को 18,000 और 18,100 के पास लेके जाएगी। और जिस दिन 18,000 क्रॉस करेगा निफ्टी, उस दिन ये दोनों कॉल राइटर्स 98,800 और 98,700 ये दोनों पैनिक सिचुएशन में आ जाएंगे और वहां से एक शॉर्ट कवरिंग रैली आ जाएगी जो निफ्टी को 18,300 तक लेके जाएगी। फिलहाल इस सीरीज में 18,300 निकलना थोड़ा मुश्किल लगता है। मेरे लिए इस सीरीज में टारगेट है 18,000 और 18,100 का।
3 नवंबर तक। और अगर सपोर्ट की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं कि 17,700 पे ही 90,000 पुट राइटर्स है, तो 17,700 फिलहाल टूटना मुश्किल लग रहा है। और उसके नीचे एक 17,500 का एक अच्छा सपोर्ट है, और उसके बाद एक 17,000 का सपोर्ट रहेगा, और 16,600। इतना नीचे निफ्टी नहीं जाएगा। तो हमारे लिए फिलहाल दो लेवल्स इंपॉर्टेंट है सपोर्ट के हिसाब से, 17,700 और 17,500। तो इक्वेशन और व्यू क्लियर है। अगर निफ्टी में गिरावट आती है तो निफ्टी में लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है। जो भी इन्वेस्टर है वो बाय करना चालू कर सकते हैं। और जो कि मैं हमेशा बोलता हूँ, इन्वेस्टर लोग धीरे धीरे शेयर्स एक्यूमुलेट करना जरूरी है, क्योंकि एक साथ जब मार्केट बढ़ेगा तो बहुत सारे शेयर्स आपको खरीदने के लिए डिफिकल्टी हो सकती है। तो एक एक शेयर्स आप खरीदते रहिए हर एक सेक्टर से। जो आज सेक्टर्स में, आज सेक्टर्स के बारे में भी बात करने वाला हूँ, हर एक डिफरेंट सेक्टर से आपको जो शेयर्स अच्छे लगते हैं, जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स है, वो आप बाय करते रहिए। निफ्टी के लिए 17,500 और 17,700 का अच्छा सपोर्ट है। तो निफ्टी के लिए कुछ सेक्टर्स हेल्प करने वाले हैं, वो सेक्टर्स हम निफ्टी बैंक का ऑप्शन चेन देखने के बाद जरूर डिस्कस करेंगे। निफ्टी बैंक के लिए जो अभी फिलहाल रेजिस्टेंस है, जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है, वो 41,500 का है। तो 41,500 इस सीरीज में निकलना थोड़ा मुश्किल है। और जो सपोर्ट है बैंक निफ्टी के लिए, वो फिलहाल 41,000 का है। और जो मैं मानता हूँ निफ्टी के लिए, निफ्टी बैंक के लिए जो असली सपोर्ट है, वो 40,000 का है वेव थ्योरी के हिसाब से। तो हम जब तक 40,000 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं निफ्टी बैंक में, तो मुझे नहीं लगता कि कुछ घबराने वाली बात है। और जैसे कि मैंने वेव थ्योरी में कहा था, 40,400 के अराउंड अगर निफ्टी बैंक आपको मिलता है तो आप उसमें लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। और जो टारगेट हमारा रहेगा वो निफ्टी बैंक में फिलहाल यही टारगेट है, 41,500 का। इसका जो 41,800 का ये पहला टारगेट रहेगा अभी फिलहाल। लेकिन इस सीरीज में 41,500 नहीं निकलेगा तो और कुछ दिन हमें बैंक निफ्टी, एटलीस्ट बैंक निफ्टी साइडवेज ट्रेड करते हुए नजर आएगा। तो निफ्टी को कौन से सेक्टर्स हेल्प कर सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर मुझे फिलहाल लग रहा है निफ्टी ऑटो। तो जिन्होंने जिन्होंने आइशर मोटर खरीदा है वो खुश हो जाइए, क्योंकि निफ्टी ऑटो ने बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट दिया है। एक मदर कैंडल से ये बाहर आ चुका है। अगर आप देखोगे यहाँ पे जो डबल बॉटम था उसका टारगेट उसने ऑलरेडी अचीव कर लिया है। और यहाँ पे अगर हम चैनल बनाते हैं, ये मदर कैंडल को पकड़ के इनसाइड कैंडल जो स्ट्रेटजी कहा जाता है, इससे वो बाहर आ चुका है और एक बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट उसने दिया हुआ है। तो निफ्टी ऑटो में मैं फिलहाल बुलिश हूँ। और हमारा पहला जो टारगेट रहेगा वो 13,350 का रहेगा। और उसके बाद जो हमने टारगेट ऑलरेडी बना के रखा है, उस टारगेट की तरफ निफ्टी ऑटो मूव करता हुआ नजर आएगा। वो टारगेट है 18,700 का, जो कि कुछ दिनों में, अगले 6-7 महीनों में यहाँ पे आ सकता है। ये टारगेट इस पैटर्न का है जो इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया हुआ है। ऐसा पकड़ के चलते हैं 1-1.5 साल के अंदर ये टारगेट अपने को मिल जाएगा 18,700 का। अभी फिलहाल जो निफ्टी ऑटो ट्रेड कर रहा है वो 12,950 है। और यहाँ से अगर आप देखोगे 1-1.5 साल के लिए 18,700 का टारगेट बन के आ रहा है। तो आप सोच सकते हो निफ्टी ऑटो में जो भी शेयर्स है, जो इंपॉर्टेंट शेयर्स में बोल रहा हूँ, आइशर मोटर, मारुति, हीरो मोटर कॉर्प और बजाज ऑटो, ये मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट शेयर्स है जो फंडामेंटली स्ट्रांग है। इसमें से मैं आइशर मोटर और मारुति हमेशा इन्वेस्टर लोगों के लिए बोलता हूँ कि इनमें इन्वेस्टमेंट जारी रखिए। मारुति बहुत सारे लोग ईवी सेक्शन के कारण के बोल रहे हैं कि मारुति में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, मारुति ईवी सेक्टर में ज्यादा काम नहीं करेगा। तो मुझे नहीं लगता दोस्तों ऐसा ऐसा बोलना अभी फिलहाल उचित है। आप लोग मारुति के लिए अगले 3 साल के लिए बिंदास इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। दूसरा हमारा सेक्टर रहेगा सीएनएक्स एनर्जी।
और इस जो भी मेरे वीडियोस रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं उनको पता है कि निफ्टी एनर्जी इसमें कौन-कौन से शेयर्स आते हैं और वो कैसे देखने हैं, ये हमने ऑलरेडी पिछले वीडियोस में और जूम मीटिंग में डिस्कस किया है। और अगर आप देख सकते हो कि ये जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन थी, इसका ब्रेकडाउन होने के बाद एक वापस रीटेस्ट हुआ था, वापस गिरावट हुई एनर्जी सेक्टर में, और यहाँ पे जो पैटर्न था उसका नेक लाइन उसके लिए सपोर्ट साबित हुआ। और आप देख सकते हैं कि वहां से रैली आने के बाद एक बार गिरावट, और इस बार इस पैटर्न के ऊपर उसने ब्रेकआउट दिया हुआ है। अगर आप इसको लाइन चार्ट में कवर करते हो तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक छोटा डबल बॉटम पैटर्न बना हुआ था जिसका टारगेट ऑलमोस्ट आ चुका होगा। नहीं, अभी भी पैटर्न का टारगेट आना बाकी है, लेकिन ये जो गैप बना हुआ था, ये गैप अभी निफ्टी एनर्जी को सपोर्ट का काम करेगा। और बहुत सारे लोग मुझे कुछ दिनों से पूछ रहे थे कि रिलायंस में क्या करना है। अगर आप निफ्टी एनर्जी सेक्टर देखोगे तो निफ्टी एनर्जी सेक्टर में सबसे इंपॉर्टेंट स्टॉक रिलायंस है, तो उसका चार्ट भी हम देखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो गैप बना था, अब ये गैप निफ्टी एनर्जी को सपोर्ट का काम करेगा। शायद यहाँ पे ऊपरी स्तरों से थोड़ा रेजिस्टेंस आ सकता है, लेकिन जैसे ये टारगेट अचीव होगा, ये रेड कैंडल का जो बॉटम रहेगा उसको हम मार्क करते हैं एक बार, वो उसका सपोर्ट बन जाएगा। अभी फिलहाल वो रेजिस्टेंस का काम करेगा क्योंकि शेयर प्राइस उसके नीचे है। जैसे उसके ऊपर जाना चालू होगा वो उसके लिए सपोर्ट का काम करेगा। इमीडिएटली रिलायंस का चार्ट देख देख सकते हैं। रिलायंस में बाइंग कर सकते हैं। बहुत लोग पूछ रहे थे कि रिलायंस में अभी बाइंग करना है कि नहीं करना है, तो आइडियल पोजीशन है रिलायंस में अभी बाय करने के लिए। मैं एज ए इन्वेस्टर रिलायंस में बाइंग नहीं करना बता रहा हूँ। मैं एज अ ट्रेडर और एज अ स्विंग ट्रेडर आपको रिलायंस में एंट्री करने के लिए बोल रहा हूँ, और जो भी ट्रेडर्स लोग हैं वो इसका फायदा उठा सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि अगर रिलायंस का अगला जो टारगेट रहेगा तो ये इस पैटर्न का नेकलाइन जो रहेगा, इसको रिलायंस एक बार हिट जरूर करेगा। और अभी फिलहाल आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो डबल बॉटम पैटर्न रिलायंस ने बनाया था, तो उसका टारगेट भी अभी थोड़ा बाकी है, लेकिन मुझे लगता है कि जो पैटर्न, बढ़िया पैटर्न रिलायंस बना रहा है, जिस वॉल्यूम के साथ ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पे हमारे लिए एक रेजिस्टेंस जोन रहेगा। इस रेजिस्टेंस पे रिलायंस कैसे बिहेव करता है हम उसको देखेंगे, और उसके बाद हम उसमें एंट्री करने की सोचेंगे। जो स्विंग ट्रेडर्स है वो एंट्री कर सकते हैं रिलायंस में। अगर कर रिलायंस आपको थोड़ा भी करेक्ट होते हुए देखेगा तो आप उसमें जरूर बाय कर सकते हैं। और कहाँ तक करेक्ट हो सकता है रिलायंस, 2500 और 2510 के बीच में रिलायंस थोड़ा सा एक चांस हमें दे सकता है। उसके बाद एक अच्छी रैली उसमें चालू हो जाएगी और टारगेट रहेगा 2630 का, ये पहला टारगेट रहेगा। उसके बाद हमारा दूसरा टारगेट 2800, सॉरी यहाँ पे रहेगा, इस पैटर्न का जो टॉप रहेगा वहाँ पे हमारा दूसरा टारगेट रहेगा। और तीसरा टारगेट यहाँ पे 2850, सेकंड टारगेट 2750। तो रिलायंस निफ्टी एनर्जी का एक स्टॉक हो गया। निफ्टी कंज्यूमर देखना जरूरी है, उसमें भी एक बढ़िया सा पैटर्न बन रहा है। सो आप देख सकते हैं कि इस फॉलिंग वेज का टारगेट आने के बाद कंज्यूमर सेक्टर में थोड़ा सा प्रेशर आया था, और वापस एक अच्छा कंसोलिडेशन उसने बनाया है। अगर आप देखोगे कि जैसे निफ्टी कंज्यूमर इस लाइन को ऊपर क्रॉस करेगा तब तक हम इसमें बाइंग नहीं करेंगे, क्योंकि अभी भी
हमारे लिए रिस्क है कि यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन के वो वापस नीचे जा सकता है। आप देख सकते हैं एक शोल्डर हो गया, एक हेड हो गया और यहाँ पे एक शोल्डर बन सकता है। तो हमको यहाँ से ऊपर इस कंज्यूमर सेक्टर को निकलने दीजिए, वापस रिटेस्ट होने दीजिए और वापस ऊपर जाने के लिए फिर निफ्टी कंज्यूमर तैयार हो जाएगा। और हम यहाँ पे अगर पैटर्न देखते हैं तो यहाँ पे ऑलरेडी उसने थोड़ा सा ब्रेकआउट दिया था, लेकिन ब्रेकआउट कंफर्म कब होगा? जब वो इस लाइन के ऊपर ट्रेड करना चालू कर देगा। इस पैटर्न का जो प्रीवियस पैटर्न का टॉप था वो उसके लिए अभी फिलहाल रेजिस्टेंस है। तो हम निफ्टी कंज्यूमर में अभी बाय नहीं करेंगे। हमारा पहला सेक्टर जो रहेगा जिसमें हम बाय करेंगे वो है निफ्टी ऑटो, सेकंड है निफ्टी एनर्जी, निफ्टी आईटी देख लेते हैं। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे निफ्टी आईटी में क्या करना है, और अगर आप देख सकते हो निफ्टी आईटी में इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद एक बढ़िया बिग मदर कैंडल आई थी, उसको क्रॉस करने के लिए निफ्टी आईटी को बहुत दिन लगे थे और अभी इसी ट्रेंड लाइन से वो रिजेक्ट हो रहा है। तो मुझे लगता है कि जब तक ये ट्रेंड लाइन क्रॉस नहीं हो जाती हम निफ्टी आईटी में बाय नहीं करेंगे। तो निफ्टी आईटी में अभी फिलहाल वेट करना जरूरी है। इन्फोसिस आप बाय कर सकते हो। इन्फोसिस में इन्फोसिस का चार्ट एक बार देख लेते हैं। नहीं, इन्फोसिस पे भी हम रुकेंगे। निफ्टी आईटी की तरह ये भी थोड़ा सा करेक्शन देने वाला है। तो जैसे निफ्टी आईटी उस लाइन के उस ट्रेंड लाइन के ऊपर जाएगा तभी हम आईटी सेक्टर में कोई भी शेयर बाय करेंगे। इन्फोसिस में भी हम अभी फिलहाल रुकेंगे। दूसरा हमारा सेक्टर है निफ्टी मेटल्स। बहुत लोग निफ्टी मेटल्स के बारे में पूछ रहे थे, तो मुझे नहीं लगता निफ्टी मेटल में भी अभी फिलहाल बाय करने की जरूरत है, क्योंकि उसका रीजन मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस दिन निफ्टी मेटल इस लाइन के ऊपर ट्रेंड करना चालू करेगा तभी हम इसमें बाय करेंगे। क्योंकि आप देख सकते हो अभी भी फिलहाल पैटर्न कंफर्म नहीं है। रेजिस्टेंस एरिया से उसको वापस उसको प्रेशर मिल रहा है, क्योंकि ये जो प्रीवियस टॉप था, ये जो टॉप है ये इसके लिए थोड़ा सा रेजिस्टेंस का काम करेगा। और वहीं पे हमारा दूसरा रेजिस्टेंस भी है जो यहाँ पे गैप छोड़ा हुआ था। तो ये दोनों चीजें हैं, ये दोनों चीजों के कारण हम फिलहाल निफ्टी मेटल्स में बाय नहीं करेंगे। इसके ऊपर निफ्टी मेटल को ट्रेड होने दीजिए, इसके ऊपर निकलने दीजिए, फिर हम इसमें बाय करेंगे। और मुझे सभी सेक्टर्स और सभी फॉलो करना, सभी सेक्टर्स और निफ्टी बैंक निफ्टी सब फॉलो करना मुश्किल हो जाता है। तो जो भी लोग निफ्टी मेटल्स फॉलो करते हैं, जैसे ही इस लाइन के ऊपर निफ्टी मेटल ट्रेड करना चालू कर देगा तो आप में से कोई लोग हमें प्लीज ग्रुप में इन्फॉर्म करते रहिए, तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा कि उसमें पोजीशन बनाना है कि नहीं बनाना है। निफ्टी मेटल में दो इम्पोर्टेंट शेयर मुझे लगता है जो लेने चाहिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से। एक है एपीएल अपोलो ट्यूब्स, जो फंडामेंटली बहुत ही बढ़िया कंपनी है और जिसमें बाइंग की जा सकती है, जिसका चार्ट हम एक बार देख लेते हैं एपीएल अपोलो ट्यूब्स का। एक बढ़िया कंसोलिडेशन जोन में है। तो आप देख सकते हैं कि वो एक ट्रेंड लाइन को फॉलो करते जा रहा है, उसी ट्रेंड लाइन पे वापस आया है। यहाँ पे डोजी कैंडल की तरह कैंडल बनी हुई है, तो हम ऑब्जर्व करेंगे इसमें ऊपर की तरह मूवमेंट आती है कि नहीं। फिलहाल निफ्टी मेटल्स का जो चार्ट है उसके हिसाब से तो इस पे प्रेशर रह सकता है। और दूसरा जो, तो हम एपीएल अपोलो में भी फिलहाल वेट करेंगे। एपीएल अपोलो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है हमारे मीटिंग्स में, और उसने अपने दोनों टारगेट भी अचीव कर लिए हैं और उसके बाद उसमें करेक्शन आया है। यहाँ पे एक छोटा सा डबल टॉप बना हुआ है, शायद उसका टारगेट अभी भी अचीव हो सकता है। तो हम शायद वहीं पे बाय करेंगे उसको 1000 के अराउंड, 1030 के अराउंड। तो वेट कीजिए, मैं आपको इन जब भी इसमें बाइंग करना होगा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। दूसरा एक इम्पोर्टेंट शेयर है ट्यूब इन्वेस्टमेंट इंडिया।
जिसको हम बहुत दिनों से फॉलो कर रहे हैं और बहुत दिनों से ट्रैक कर रहे हैं। 2020 से ऑलमोस्ट हम इसको ट्रैक कर रहे हैं, जो कि 254 पे था और आज उसकी क्लोजिंग अगर आप देखोगे तो 2670 है। तो एक बढ़िया मल्टी बैगर साबित हुआ है। हर बार एक फ्लैग की तरह पैटर्न बना के ऊपर जाता है। फिलहाल कंसोलिडेशन जोन में यहाँ पे एक फ्लैग बनाया था, यहाँ पे भी एक फ्लैग बना के ऊपर गया, वापस एक फ्लैग और एक फ्लैग, और यहाँ पे एक बड़ा कंसोलिडेशन जोन उसने बनाया है। जब तक ये इसके ऊपर ट्रेंड नहीं करेगा 2860 के ऊपर, तो इसमें रैली आना मुश्किल है। तो फिलहाल हम कोशिश करेंगे कि ट्यूब इन्वेस्टमेंट इंडिया और एपीएल अपोलो से थोड़ा सा दूर रहेंगे। नेक्स्ट हमारा निफ्टी का सेक्टर रहेगा, निफ्टी पीएससी। निफ्टी पीएससी तो ये प्राइवेट सेक्टर इंस्ट्रूमेंट्स इसको कहा जाता है, जो भी पब्लिक सेक्टर के इंस्ट्रूमेंट्स इसको कहा जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट अपने पहले टारगेट की तरफ वो आ चुका है। और यहाँ से आप अगर देखोगे तो एक जो कंसोलिडेशन लोअर लो वो बनाते जा रहा था, उसको ब्रेक करके वो इस बार वापस निकला है। तो हम निफ्टी पीएससी को यहाँ से ऊपर निकलने देंगे, इस टॉप के ऊपर निकलने देंगे और फिर उसमें बाइंग करना चालू करेंगे। फिलहाल निफ्टी पीएससी में कौन से स्टॉक आते हैं ये आप कुछ देख सकते हो। मैं आपको सिर्फ एक बार वापस दिखाना चाहता हूँ कि ये कैसे ढूंढना है। आपको मनी कंट्रोल की साइट खोलनी है। मनी कंट्रोल में आपको मार्केट्स में जाना है, इंडियन इंडाइसेस में जाना है। इंडियन इंडाइसेस में जाने के बाद एक की इंडाइसेस है जो निफ्टी के इंडाइसेस है, निफ्टी 50, निफ्टी बैंक। अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो आप ये दे सकते हो। और अगर आपको इंडिविजुअल इंडाइसेस देखने हैं तो सेक्टोरल इंडाइसेस पे क्लिक करना है। और सेक्टोरल में खुलने के बाद निफ्टी आईटी, निफ्टी पीएसयू बैंक, निफ्टी फार्मा, निफ्टी एफएमसीजी, निफ्टी मेटल, निफ्टी रियलिटी। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि निफ्टी पीएससी में कौन से शेयर आते हैं। बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे शेयर्स जो हम सुनते हैं लेकिन अपने को पता नहीं होता कि ये शेयर्स निफ्टी पीएससी में इंक्लूड है। तो ये भारत इलेक्ट्रिकल्स है, भेल है, बीपीसीएल है, कोल इंडिया है, गेल, एचपीसीएल, आईआरसीटीसी, आईओसी, एनएमडीसी, ये सब शेयर निफ्टी पीएससी में है। लेकिन फिलहाल हम उसमें बाइंग नहीं एडवाइस करेंगे जब तक ये इसके ऊपर नहीं निकलेगा। मेरे लिए जो निफ्टी को इस हफ्ते में हेल्प करेंगे वो सेक्टर्स है निफ्टी ऑटो, निफ्टी एनर्जी जिसमें रिलायंस आता है, निफ्टी कंज्यूमर सेक्टर का ब्रेकआउट मिलना बाकी है, और एक इंडेक्स है निफ्टी मिड कैप। इसमें भी एक बढ़िया रैली मुझे एक्सपेक्टेड है कुछ ही दिनों में। और आप देख सकते हैं कि यहाँ से लोअर लो बनने के बाद एक बढ़िया निफ्टी ने जो पैटर्न बनाया है सेम पैटर्न वो बनाते जा रहा है, ऑलमोस्ट वैसा ही पैटर्न है। तो जिस दिन ये टॉप क्रॉस हो जाएगा तो एक बढ़िया रैली इसमें पॉसिबल है निफ्टी मिड कैप्स में। यहाँ से यहाँ तक भी रैली हमें मिलने वाली है। तो निफ्टी मिड कैप्स में कौन से शेयर आते हैं वो आपको देखना जरूरी है। और जिस दिन इसके ऊपर ट्रेड करना चालू करेगा, जैसे ही निफ्टी 18,000 क्रॉस करेगा तो इसमें भी एक बढ़िया रैली मुझे एक्सपेक्टेड है। तो इसमें जो पहला टारगेट हमें मिलेगा वो 32,500 का रहेगा और उसके बाद 33,200 का टारगेट हम निफ्टी मिड कैप में ले पाएंगे। तो ये फिलहाल दोस्तों बात हो गई निफ्टी और निफ्टी बैंक की। निफ्टी के लिए कौन से सेक्टर्स हेल्प करेंगे वो भी हमने डिस्कस कर लिया है। लास्टली हम वर्ल्ड मार्केट्स में एक बार नज़र डाल लेते हैं, और जो कि हमने टेलीग्राम चैनल में अपडेट किया था। डाउ जोन्स एक बढ़िया रैली दिखा रहा था और उसने एक बढ़िया रेजिस्टेंस क्रॉस करके ऊपर जाने के लिए डाउ जोन्स अभी फिलहाल रेडी है। और मुझे लगता है ये जो लॉन्ग टर्म पैटर्न का ट्रेंड लाइन है
सॉरी, ये जो ट्रेंड लाइन है उसकी तरफ डाउ जोन्स जाएगा और यहाँ पे थोड़ा सा रिट्रेसमेंट डाउ जोन्स में एक्सपेक्टेड है। तो डाउ जोन्स यहाँ पे जाने के बाद शायद थोड़ा रिट्रेसमेंट देके वापस इस ट्रेंड लाइन पे आएगा और वापस ऊपर की तरफ जाना चालू कर सकता है। एक बार नैस्डैक देखते हैं। नैस्डैक का आप देखोगे तो एक बढ़िया इनवर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न नैस्डैक ने बनाया है, जिसका ब्रेकआउट होना बाकी है। निफ्टी आईटी प्रेशर में इसी के कारण है, क्योंकि नैस्डैक ने अभी तक इसका ब्रेकआउट नहीं दिया है। तो इसका ब्रेकआउट होने देते हैं, वापस रिटेस्ट होने देंगे और जब नैस्डैक ऊपर जाने लगेगा तब हमारे निफ्टी आईटी की पोजीशन हम देखेंगे और तभी हम उसमें कोई नई पोजीशन बनाएंगे, क्योंकि नैस्डैक के लिए जो पहला टारगेट रहेगा वो 12,060 का है। और उसके बाद अगर आप बोलोगे तो इस पैटर्न का जो भी टारगेट निकल के आएगा वो उसके लिए सेकंड टारगेट बन जाएगा। तो ये नैस्डैक के लिए सेकंड टारगेट रहेगा 12,640 का। तो फिलहाल मुझे लगता है दोस्तों आईटी सेक्टर से हम थोड़ा दूर रहेंगे, नैस्डैक को ब्रेकआउट लेने देते हैं। क्रूड ऑयल का चार्ट देखते हैं, क्योंकि जो भी एशियन पेंट्स और ये लेना चाहते हैं पीडीलाइट इंडस्ट्री, तो उनके लिए ये इम्पोर्टेंट है। और आप देखोगे कि क्रूड ऑयल में तो अगर आप देखोगे कि पिछले वीडियो में भी हमने ये डिस्कस किया था, जब क्रूड ऑयल इस ट्रेंड लाइन को टच करके नीचे आ रहा था, शायद इस कैंडल पे हमने वीडियो बनाया था, तब हमने बताया था कि क्रूड ऑयल एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न यहाँ पे क्रिएट करेगा और आप देख सकते हैं कि उसी तरह से क्रूड ऑयल मूव होने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे जाने के बाद अगर उसको ब्रेकआउट मिलता है तो क्रूड ऑयल ऊपर जाना चालू करेगा और निफ्टी के लिए वो अच्छा नहीं रहेगा। जब तक क्रूड ऑयल इस ट्रेंड लाइन के नीचे है 7710 के नीचे, तब तक के लिए निफ्टी और इंडियन मार्केट्स के लिए वो अच्छा है। तो उसके बाद हम वापस एक बार व्यू लेंगे और इसी के कारण मैंने एशियन पेंट्स में, अगर आप देखोगे एशियन पेंट्स में हमने बोला था कि 2900 के लेवल एक्सपेक्टेड है, डबल टॉप का पैटर्न का ब्रेकडाउन हो चुका है। और आप देख सकते हैं कि ये जो चैनल हमने पिछले वीडियो में बनाया था या हमारे टेलीग्राम चैनल में अपडेट किया था, उसी पे सपोर्ट लेने की कोशिश वो अभी एशियन पेंट्स कर रहा है। इस पैटर्न का जो टारगेट है, अगर इसको नीचे निकालेंगे तो ये टारगेट है 2920। तो 2950 और 3000 के बीच आने के बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन देके शायद एशियन पेंट्स ऊपर जाएगा। अगर क्रूड ऑयल में ब्रेकआउट मिलता है तो एशियन पेंट्स इस ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करने के लिए वापस जरूर आएगा। तो आप देख सकते हैं। तो फिलहाल एशियन पेंट्स में वेट कीजिए, पीडीलाइट इंडस्ट्री भी हम देखेंगे। तो पीडीलाइट में भी फिलहाल प्रेशर है, तो मुझे लगता है कि हम वेट करेंगे पीडीलाइट में। और पीडीलाइट के लिए जो सपोर्ट है, ये तो एक सपोर्ट हो जाएगा, क्योंकि ये जो टॉप्स बने हुए ये सपोर्ट देने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप जैसे मैंने कुछ वीडियो में डिस्कस किया था, पीडीलाइट में ये जो पैटर्न बना ये अच्छा पैटर्न नहीं है। ये एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न है। ये ट्रेडर्स लोगों के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टर लोगों के लिए तो एक अपॉर्चुनिटी रहेगी कि इसमें वापस खरीदारी करने के लिए उनको चांस मिलने वाला है। तो मुझे लगता है कि पीडीलाइट में भी हम रुकेंगे, पीडीलाइट और नीचे आ सकता है। तो जैसे क्रूड ऑयल ऊपर जाएगा तो पीडीलाइट हमें इस लेवल पे मिलेगा 2260 के लेवल पे। और जिस दिन ये इस लेवल पे आ जाएगा दोस्तों, जो भी लोग पीडीलाइट में एंट्री नहीं है, जिनके पास पीडीलाइट का शेयर नहीं है, तो वो जरूर बाय कीजिए। ये एक बढ़िया मल्टी बैगर है। अगर हम 2020 में भी देखेंगे तो 2020 में पीडीलाइट जो था वो ऑलमोस्ट 1100 पे था और आज 2560 पे है। तो मुझे लगता है एक बढ़िया शेयर है लॉन्ग टर्म्स के हिसाब से। फिलहाल हम वेट करेंगे 2200 के टारगेट के लिए, 2250 और 2260 के अराउंड बाय करने की कोशिश करेंगे। तो ये था
इस हफ्ते का निफ्टी और बैंक निफ्टी का व्यू। मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर आप डेली निफ्टी और बैंक निफ्टी का व्यू क्यों नहीं देते। फिलहाल थोड़ा टाइम का और इसका फिलहाल टाइम का जो मैनेजमेंट थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं कोशिश करूंगा कि जल्द ही डेली में ट्रेडर्स लोगों के लिए वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। ये मेरा वीकली व्यू होता है, इसीलिए थोड़ा वीडियो बड़ा होता है। सेक्टर्स और वर्ल्ड मार्केट भी डिस्कस करने पड़ते हैं, इसीलिए थोड़ा वीडियो बड़ा होता है। और जो भी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पे अभी तक नहीं जुड़े हुए हैं, तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़े रहिए, क्योंकि डेली अपडेट्स हम उसमें देने की कोशिश करते हैं। इन्वेस्टर्स लोगों के लिए कौन से शेयर खरीदने हैं, कौन से शेयर की कौन से लेवल पे खरीदने हैं, उसके लिए हम अपडेट देने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे मैं वापस एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। मैं इस चैनल पे जो भी वीडियोस बनाता हूँ वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अगर आप कोई शेयर बाय करना चाहते हो या निफ्टी और बैंक निफ्टी में कोई पोजीशन बनाना चाहते हैं, तो प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर बात कीजिए। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक शायद निफ्टी 18,000 के अराउंड जा चुका होगा। थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट।